हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट यूपी जुडिशरी मेंस के एग्जामिनेशन में आता है और और भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आता है, तो ये वीडियो उस सब के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये एक्ट डिफ़ाइन करता है और अमेंड करता है लॉ जो कि रिलेटेड हैं टू पार्टनरशिप। ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को, बट जो इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 69, वो फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1933 को। इस एक्ट से पहले हमारे जो भी प्रोविजंस थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, सेक्शन 239 से 266 में। उसके बाद ये एक्ट लेके आया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है और ये बेस्ड है इंग्लिश लॉ पर ही, पर इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। तो 2A हमारी डेफिनेशन है एक्ट ऑफ द फर्म की। एक्ट ऑफ द फर्म क्या है कि आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और या फिर कुछ ओमिट कर रहे हैं। कौन ओमिट कर रहा है? बाई ऑल द पार्टनर्स या बाई अ पार्टनर या फिर बाई एजेंट ऑफ द फर्म। और जो चीज़ वो एक्ट या ओमिशन जो वो कर रहे हैं, वो एक ऐसा राइट है जो कि इन्फोर्सिएबल है और वो अराइज हो रहा है बाई और अगेंस्ट द फर्म। दैट इज़ आर एक्ट ऑफ फर्म। केस फर्म मुकुंद लाल वर्सेस पुरुषोत्तम सिंह में ये बोला गया था कि एक्ट ऑफ द फर्म मतलब वो एक्ट्स जो कि क्रिएट कर रहे हैं कोई राइट या लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, वो होते हैं हमारे एक्ट ऑफ द फर्म। सेकंड चीज़ जो इसमें बोली गई वो ये बोली गई कि फर्म को एक्ट करना है थ्रू ह्यूमन एजेंट ओनली। नाउ कमिंग टू बी। 2B इज़ अबाउट बिजनेस। बिजनेस मतलब जिसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन आए, दैट इज़ बिजनेस। 2D इज़ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि पार्टनर नहीं है इन द फर्म में, दैट इज़ थर्ड पार्टी। देन 2E बोलता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है बट वो डिफाइंड नहीं है इधर, और वो डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसका ऐसा ही मीनिंग लिया जाएगा जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो हमारा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, क्या ये एग्जॉस्टिव एक्ट है? तो इसका आंसर है नहीं, ये एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। और हमारा जो सेक्शन 3 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो ये बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स पे। और किस एक्सटेंट तक वो एप्लीकेबल है? वो इस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के साथ। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2 जो बात करता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। सेक्शन 4 हमारा डिफ़ाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, फर्म नेम क्या है। तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप मतलब ऐसा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो एक साथ आए हैं और वो एग्री कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे किसी भी बिजनेस के, जो वो कैरी आउट करेंगे, या तो सारे लोग या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। So this is like a relation between persons who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. For example, AB ने कॉटन खरीदी और फिर उसके बाद वो एग्री करते हैं कि वो सेल करेंगे फॉर देयर जॉइंट अकाउंट। तो फॉर दिस अगर हम इसे देखें तो दैट इज़ पार्टनरशिप। बट अगर उन्होंने AB ने कॉटन खरीदी और वो कॉटन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट पार्टनरशिप। सो हमारे एसेंशियल्स क्या हुए पार्टनरशिप के? सबसे पहला एग्रीमेंट। तो सेक्शन 5 हमारा बोलता है कि जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, एक स्टेटस से नहीं। तो एंड इन पर्टिकुलर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, जो फैमिली बिजनेसेस चला रहे हैं, या फिर बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो बिजनेसेस चला रहे हैं, वो पार्टनर्स नहीं होंगे। तो हमारा जो पहला एसेंशियल है वो है एग्रीमेंट। आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, आप स्टेटस की वजह से किसी चीज़ में नहीं आने चाहिए, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली। सेकंड है टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस क्या है? 2B में लिखा है कि कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन।
थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये हमारा प्रीमा फेसाई टेस्ट है कि आप एक साथ आएँ, आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रीमा फेसाई टेस्ट कि आप पार्टनरशिप में हैं या नहीं हैं। फोर्थ है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दैट इज़ कि आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारा रियल टेस्ट है ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या बोलता है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर जो पर्सनस का ग्रुप है वो फर्म है या नहीं है, या फिर जो पर्सन का ग्रुप है या फिर जो पर्सन है वो पार्टनर है या नहीं है। तो हम किस चीज़ को देखेंगे? हम ये देखेंगे कि रियल रिलेशन क्या है पार्टीज़ के बीच में। सारे रेलेवेंट्स फैक्ट हम अपने सामने रख के ये चेक करेंगे कि उन दोनों का, उन लोगों का जो साथ में आए हैं उनका रियल रिलेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स या ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी है, तो इस सिर्फ इसी चीज़ की वजह से आप पार्टनर्स नहीं बन जाते। सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की रिसिप्ट शेयर कर रहे हैं या कोई पेमेंट कंटिंजेंट, कोई कंटिंजेंट पेमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद, या फिर आपका जो पेमेंट है वो चेंज होता रहता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो आप शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो इससे भी कोई पार्टनर नहीं बन जाता। और इन पर्टिकुलर 4 चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने कि वो पार्टनर्स नहीं होते। लेंडर ऑफ मनी ऑफ 2 persons engaged, second by servant or agent as remuneration, third by widow or child of a deceased partner as annuity, fourth by previous owner और part owner of the business। ठीक है, एज अ कंसिडरेशन आप सेल ऑफ गुडविल या शेयर दे रहे हैं, तो इन 4 चीज़ों में आप पार्टनर्स नहीं होते हैं। सो ये हमारा फोर्थ एसेंशियल हो गया। कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में भी यही बोला गया था कि देयर आर 2 टेस्ट जिनसे आप जान सकते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं। तो पहला टेस्ट हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा टेस्ट हमारा म्यूचुअल एजेंसी का टेस्ट है। नाउ पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स वो हैं जो लोग एक साथ आके पार्टनरशिप में आए हैं एक दूसरे की, दैट दोज आर पार्टनर्स। फर्म क्या है? पार्टनर्स कलेक्टिवली हम बोलेंगे फर्म है। मुंशी राम वर्सेस म्यूनसिपल कमेटी 1979 के केस में ये कहा गया कि फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है, ना ही वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है जो पार्टनर्स से अलग है। इट इज़ जस्ट अ नेम, इट इज़ जस्ट अ डिस्क्रिप्शन उन इंडिविजुअल्स का जो साथ मिलकर आए हैं और जिन्होंने एक फर्म बनाई है ताकि वो अपने प्रॉफिट शेयर कर सकें। राइट नाउ फर्म नेम क्या है? कि नेम जिसके अंडर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, दैट इज़ फर्म नेम। दैट कुड बी एनीथिंग लाइक ABC या व्हाट्सोएवर एज पर द विश। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 टाइप की पार्टनरशिप हमारे एक्ट में मेंशन्ड है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सेक्शन 7 सेज कि कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसकी कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविज़न नहीं है कि ये पार्टनरशिप कब ख़त्म होगी, ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है या फिर डिटरमाइन नहीं किया गया है पार्टनरशिप को, तो वो पार्टनरशिप एट विल है। ये पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायर कैसे होते हैं? बाई नोटिस, जो सेक्शन 32 में दे रखा है। और इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए भी हमें नोटिस देना होता है टू को पार्टनर्स, जो कि सेक्शन 43 में दे रखा होता है। सेक्शन 8 क्या? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये बात करती है कि आप किसी पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए भी आ सकते हैं। राइट इसके अंदर केस है गहरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास मैया एंड अदर्स 1959। तो इस केस में यही बोला गया था कि 2 लोग पार्टनर्स बने कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, तो वो वैलिड पार्टनरशिप मानी गई। तो इस चीज़ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो टेम्प्रेरी नेचर की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे एक परमानेंट नेचर के साथ ही बनाया जाए, परमानेंट ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्रिएट किया जाए। नाउ कमिंग टू डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली में। सेक्शन 5 में हमने देखा कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म होती है, स्टेटस से नहीं। राइट बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि चीज़ें स्टेटस से आती हैं,
आप बर्थ लेंगे किसी फैमिली में तो ही आप जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हैं। पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्नड है और जॉइंट हिंदू फैमिली हमारी हिंदू लॉ के प्रिंसिपल से गवर्न होती है। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की बैंकिंग बिजनेस के लिए वो 10 है और बाकी सर्विसेज के लिए 20 है। और जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। देन कमिंग टू पार्टनरशिप, इसके अंदर पार्टनर्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। पर जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे कर्ता के ऊपर ही सारे पावर्स वेस्ट करते हैं और वो ही रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके डेट और लाइबिलिटीज़ के लिए। देन पार्टनरशिप में एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट से होता है और दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट से होता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में इट इज़ बाय बर्थ। देन जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो जॉइंट, सेवरल और अनलिमिटेड होती है। बट यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की ऊपर ही अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लाइबिलिटी होती है। देन हर पार्टनर का सेपरेट शेयर होता है प्रॉफिट्स में और ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं है। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं होता कि को पार्टनर की डेथ हो गई तो जॉइंट हिंदू फैमिली डिसॉल्व हो जाती है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3 जो कि बात करता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। तो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला है कि फ्रीडम टू सेटल देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 11 बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ खुद आपके पास फ्रीडम है कि आप उनको एज अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लें, पर दैट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब आप कॉन्ट्रावीन नहीं करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर सकते हैं बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, और वो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर उसके बाद कोई भी जो पार्टनर है वो कैरी आउट नहीं करेगा कोई भी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म जब वो पार्टनर रहता है। राइट नाउ सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग का, जो कि सेक्शन 9 में दे रखा है। नाउ कमिंग टू ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं हेल्मर वर्सेस स्मिथ का केस, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस बेकॉन ने ये कहा कि पार्टनर्स बाउंड है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो जस्ट रहें, फेथफुल रहें एक दूसरे पे, और ये ड्यूटी वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल जो कॉन्फिडेंस है वही तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पार्टनरशिप, राइट? सो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इज़ द ब्लड ऑफ कंसर्न। नाउ सेक्शन 9 हमारी बात करता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो हमारी क्या जनरल ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की? फर्स्ट है कि एक्ट करना टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दैन बीइंग जस्ट एंड फेथफुल। फिर रेंडर करना ट्रू अकाउंट्स। देन फोर्थ इज रेंडर करना फुल इन्फॉर्मेशन। नाउ सेकंड इज सेक्शन 10 जो कि है कि अगर कोई भी लॉस होता है फ्रॉड की वजह से तो आपकी ड्यूटी कि आप उसे इंडेमनीफाई करें। 12B इज़ अबाउट ड्यू डिलिजेंस की ड्यूटी, चीज़ें आपको सही से करनी है, डिलीजेंट बिहेवियर के साथ आपको करनी है। 13F टॉक्स अबाउट कि अगर कोई लॉस होता है आपकी विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से तो उसको आपको इंडेमनीफाई करना है। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर यूज़ करना है एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। सेक्शन 16A बोलता है कि अगर आपने प्राइवेट पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी फर्म की यूज़ कर ली तो क्या होगा कि आपको उसके एडवांटेजेस जो आपने लिए हैं उनका अकाउंट देना पड़ेगा और इंडेमनीफाई करना पड़ेगा उन चीज़ों को। सेक्शन 16B इज़ अबाउट कि आपकी ड्यूटी है कि आप कम्पीट ना करें एक दूसरे से, और अगर आप करते हैं मतलब आपका सेम बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी सेम फर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें आप कंपटीशन करें, मतलब सेम दो जगह आप सेम वो नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी डैमेज या डेप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का इस यूज़ की वजह से। नाउ कमिंग टू राइट्स ऑफ पार्टनर्स। 12A बात करता है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। 12C टॉक्स अबाउट द मेजॉरिटी राइट, कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी से पास होना चाहिए।
12D टॉक्स अबाउट कि बुक्स को एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का आपके पास राइट है। 13A टॉक्स अबाउट आपके पास रिनमरेशन का राइट है, बट दिस इज़ द राइट ओनली व्हेन इट इज़ एग्रीड बाय द पार्टीज, इट इज़ रिटन स्पेसिफिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट। 13B इज़ दैट द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। 13C इज़ राइट टू इंटरेस्ट, कोई भी सब्सक्राइब कैपिटल है उसके इंटरेस्ट पे आपका राइट है और वो प्रॉफिट से पे किया जाएगा। 13D इज़ अबाउट कि अगर आपने पेमेंट कराई, एडवांस दिया है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट का राइट है आपके पास। 13E इज़ अबाउट राइट टू इंडेमिनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड ऑफ लाइबिलिटीज़ इनकर्ड बाय अ पार्टनर। मतलब कोई भी ऑर्डिनरी या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के दौरान या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान जो आप पेमेंट्स करते हैं उनका इंडेमनीफाई करने का आपके पास राइट है। नाउ कमिंग टू राइट्स एंड ड्यूटीज़ आफ्टर चेंज इन फर्म। तो अगर आपके फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है या फर्म एक्सपायर हो जाती है, डेट एक्सपायर हो जाती है फर्म की, पर उसके बाद भी आप फर्म चला रहे हैं, या फिर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग्स आप कैरी ऑन करने लग जाते हैं, तो आपके जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, अनलेस एंड अनटिल आप उनको चेंज नहीं करते। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हमारा बताया गया कि सेक्शन 14 में मेंशन्ड है। इसमें पहला, जो प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनली थी फर्म के पास, जो स्टॉक में लाई गई थी, राइट्स लाए गए थे, इंटरेस्ट लाए गए थे, वो। सेकंड, बाद में सब्सिक्वेंटली बाय परचेज या किसी और मीन से आपने एक्वायर कर ली हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। थर्ड, गुडविल ऑफ द बिजनेस, राइट। सो गुडविल क्या है? गुडविल एक तरीके का एसेट है, द रेपुटेशन, दैट इज़ द गुडविल। लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा है कि गुडविल इज़ अ थिंग दैट इज़ ईजी टू डिस्क्राइब बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन व्हाट इट इज़। ट्रेगो वर्सेस हंट के केस में भी ये बोला गया है कि गुडविल जो होती है वो इज़ द वेरी सैप एंड लाइफ ऑफ बिजनेस, विदाउट विच बिजनेस विल यील्ड लिटिल और नो फ्रूट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इसके आगे का एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।